हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द मैग्नेट ब्रेन्स। मेरा नाम आशीष कपलेश। कैसे हैं आप सब लोग? बढ़िया हो, जोश में हो? सो यस, आज हम शुरू करेंगे हमारा ऑब्जेक्टिव 2। इससे पहले शॉर्ट आंसर्स कंप्लीट हो चुका है, ऑब्जेक्टिव 1 कंप्लीट हो चुका है। तो अगर वो वीडियो देखना है तो जरूर देखो, बहुत इंपॉर्टेंट है, राइट? एंड ऑब्जेक्टिव 2 के बारे में कुछ बता देता हूं। यहां पे आपको क्वेश्चंस मिलेंगे जिसमें एक से ज्यादा ऑप्शंस करेक्ट हो सकते हैं। सो मेक श्योर व्हाइल सॉल्विंग द क्वेश्चन आपको हर एक ऑप्शन को चेक करना पड़ेगा, राइट? तैयार हो तुम लोग? पेन और पेपर है ना? नहीं है तो जल्दी से जाओ, पेन और पेपर लेके आओ, बिकॉज हर एक क्वेश्चन पे वीडियो को पॉज करके खुद से ट्राई करना है तुम लोगों को पहले। ओके, चलिए भाई, तो शुरू करते हैं हमारे पहले सवाल के साथ। एंड हियर इज द क्वेश्चन नंबर 1। द क्वेश्चन सेज अ रेफरल फ्रेम अटैच्ड टू द अर्थ इज इट एन इनर्शियल फ्रेम बाय डेफिनेशन? कैन नॉट बी एन इनर्शियल फ्रेम बिकॉज अर्थ इज रिवॉल्विंग अराउंड द सन? इज एन इनर्शियल फ्रेम बिकॉज न्यूटन लॉज आर एप्लीकेबल इन दिस फ्रेम? Cannot be inertial frame because the earth is rotating about its own axis. सीधे सा बात है, तो से पूछा गया है कि अर्थ कैसा फ्रेम है, क्या वो इनर्शियल है या फिर वो नॉन इनर्शियल है? तो सोचो भाई, क्या हो सकता है इसका ऑप्शंस? सोच लिया? चलिए जी। अगर हम बात करें अर्थ की, तो यार अर्थ जो होगी वो क्या है? एक नॉन इनर्शियल फ्रेम है। देखो, अभी तक सारी बातें हम अर्थ पे रह के कर रहे थे। जैसे कि ये अर्थ है, अर्थ के ऊपर मैं यहां खड़ा हूं और मैंने एक बुक को यहां पे रखा है, तो मुझे वो बुक रेस्ट पे दिख रही थी। लेकिन अगर मैं सन पे ऊपर चला जाऊं, फिर मान लीजिए मैं सन पे आ गया, फिर अब जब मैं सन पे आऊंगा तो मुझे तो ये बुक घूमती हुई दिखेगी, मुझे तो ये बुक घूमती हुई दिखेगी जस्ट बिकॉज ऑफ द रीजन कि यार अर्थ जो है वो सन के चारों तरफ घूमती है। अगर मैं अर्थ पे से इस बुक को देखता हूं, अर्थ पे से खड़ा होके अगर इस बुक को देखता हूं तो मुझे रेस्ट पे दिखती है। लेकिन यही अगर इस बुक को सन पे खड़े होके देखे तो ये बुक मुझे अर्थ के साथ गोल गोल घूमती हुई दिखती है। तो क्या बोलोगे, क्या अर्थ इनर्शियल फ्रेम है? नहीं, इनर्शियल फ्रेम एक आइडियल कॉन्सेप्ट है और इन एक्चुअल इनर्शियल फ्रेम जैसी कोई चीजें एग्जिस्ट नहीं करती है। जस्ट बिकॉज ऑफ द रीजन हर कोई किसी और के रेस्पेक्ट में मोशन जरूर कर रहा होता है। अर्थ भी सन के रेस्पेक्ट में मोशन कर रहा है। अगर आप अर्थ पे खड़े होकर बुक को देखोगे तो आपको रेस्ट पे देखेगी, लेकिन यही बुक अगर आप सन पे से जाके देखोगे तो वो आपको मूव करती हुई देखेगी। तो हम ये नहीं बोलेंगे कि अर्थ एक इनर्शियल फ्रेम है। अर्थ एक नॉन इनर्शियल फ्रेम है बिकॉज अर्थ सन के चारों तरफ रिवॉल्व कर रहा है। अर्थ एक नॉन इनर्शियल फ्रेम है बिकॉज अर्थ खुद के एक्सिस के बाद रोटेट भी करता है। अर्थ खुद के एक्सिस के बाद रोटेट भी करता है। तो अगर आप देखोगे तो यार सन पे से देखो तो अर्थ आपको गोल गोल घूमती हुई दिखेगी, रोटेट करती हुई भी दिखेगी, साथ ही साथ वो रिवॉल्व करती हुई भी दिखेगी। तो तुम बोलोगे यार ये बुक जो है वो रेस्ट पे कैसे आ सकती है जब अर्थ जो है वो रिवॉल्व भी कर रही है और रोटेट भी कर रही है? तो ये बुक रेस्ट पे तो नहीं हो सकती, ये बुक रेस्ट पे नहीं हो सकती। तो इसलिए हम बोलते हैं अर्थ जो है वो एक नॉन इनर्शियल फ्रेम होता है जस्ट बिकॉज ऑफ द रीजन अर्थ सन के चारों तरफ रिवॉल्व करती है, साथ ही साथ अर्थ रोटेट करती है अबाउट इट्स ओन एक्सिस। ये वाला क्वेश्चन सेम आया था जब हम शॉर्ट आंसर्स को डील कर रहे थे। तो एक बार अगर तुम्हें नहीं हो भरोसा तो जाके देख सकते हो तुम लोग। सो यहाँ पे बी एंड डी आर द करेक्ट ऑप्शंस, जो कि हमें कहता है कि अर्थ हमारी नॉन इनर्शियल फ्रेम है। ओके, हाँ, जब तक हम अर्थ पे खड़े होके अर्थ पे ही किसी ऑब्जेक्ट को देखते हैं, जैसे तुम अपने चारों तरफ देखो, तुम्हें सब चीजें रेस्ट पे दिखेगी। तो अगर तुम अर्थ पे खड़े होकर अर्थ की चीजों को डील करते हो तो तुम उसको इनर्शियल कंसीडर कर सकते हो। लेकिन जैसे तुम आउटर स्पेस में जाओगे तुम्हें पता चलेगा यार अर्थ खुद मूव कर रही है। सो हाउ कैन वी कंसीडर अर्थ एज अ इनर्शियल फ्रेम? ठीक है, सो अर्थ को आप इनर्शियल फ्रेम कंसीडर नहीं कर सकते हो यहां पे। सो इसलिए हम बोलते हैं अर्थ हमारी क्या है? नॉन इनर्शियल फ्रेम है। ठीक है, ठीक है, पक्का नोट कर लिया? हो गया नोट? बढ़े आगे, आ जाओ जी। अगले सवाल पे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 हमसे कहता है कि अ पार्टिकल स्टेज एट रेस्ट एज सीन इन अ फ्रेम। किसी फ्रेम में अगर एक पार्टिकल को देखोगे तो आपको रेस्ट पे दिखेगा। तो आप क्या क्या कंक्लूड कर सकते हो कि वो फ्रेम इनर्शियल है, रिजल्टेंट फोर्स ऑन द पार्टिकल इज जीरो, द फ्रेम में बी इनर्शियल बट द रिजल्टेंट फोर्स ऑन द पार्टिकल इज जीरो, फ्रेम में बी नॉन इनर्शियल बट देयर इज अ नॉन जीरो रिजल्टेंट फोर्स। क्या बोलोगे भाई? एक फ्रेम के अंदर आपने पार्टिकल को देखा तो क्या कहोगे? फ्रेम इनर्शियल है? जरूरी है क्या? जरूरी है क्या? नहीं तो। रिजल्टेंट फोर्स ऑन द पार्टिकल इज जीरो? जरूरी है? नहीं, नहीं।
अभी बताता हूं तुम्हें, ध्यान से देखना इसका एग्जांपल, पहले खुद से सोच लो क्या सोच सकते हो तुम लोग। चलिए भी सोच लिया, अब आ जाओ फटाफट से, ध्यान से देखना। एक सिनेरियो बनाता हूं, सपोज करो ये कोई बस है, ये कोई बस है मेरे पास में, और इस बस के अंदर एक आदमी खड़ा है। यहां पे एक बॉक्स रख दिया, ये बस आगे एक्सेलरेट कर रही है। क्या इस आदमी के लिए बॉक्स रेस्ट पे है? इस आदमी के लिए बॉक्स रेस्ट पे है? हां सर, ये बॉक्स जो है रेस्ट पे है किसी फ्रेम के अंदर, तो क्या ये फ्रेम आपका इनर्शियल है? नहीं सर, ये तो एक्सेलरेट कर रहा है, नॉन इनर्शियल है, तो पहला ऑप्शन गलत हो गया आपका। रिजल्टेंट फोर्स ऑन द पार्टिकल इज जीरो, क्या ये बात गलत है? हाँ बिल्कुल गलत है भाई। अगर ये एक एक्सेलरेटिंग फ्रेम के अंदर है तो इसके ऊपर एक सूडो फोर्स लगेगा। अगर ये एक्सेलरेटिंग फ्रेम के अंदर है तो ये भी तो आगे जा रहा है, ये बॉक्स भी तो आगे जा रहा है, मतलब कोई फोर्स तो लग रहा है इसके ऊपर जिसको आगे लेके जा रहा है। हाँ, तो यहां पे एक वो कॉन्सेप्ट आता है सूडो फोर्स, भी तुम्हें पता होगा है ना, तो वो वाली बात है। एक्सेलरेटिंग फ्रेम के अंदर है, इसके ऊपर एक सूडो फोर्स होता है, तो ये बोल रहा है रिजल्टेंट फोर्स ऑन द पार्टिकल जीरो। गलत बात है, गलत बात है ना यार। क्यों? क्योंकि अगर ये बॉक्स आगे एक्सेलरेट कर रहा है बस के साथ में, तो इसके ऊपर भी तो कोई फोर्स होगा। जब तक फोर्स नहीं लगता है कोई एक्सेलरेट नहीं कर सकता है, तो ये वाली बात गलत होगी। द फ्रेम में बी इनर्शियल बट द रिजल्टेंट फोर्स ऑन द पार्टिकल इज जीरो। बोला फ्रेम इनर्शियल हो सकता है कि ये बॉक्स बस में ना होके ग्राउंड पे हो सकता है। पहला ऑप्शन क्यों कट किया हमने? पहला ऑप्शन हमने इसलिए कट किया बिकॉज वो बोल रहा था कि फ्रेम इनर्शियल ही होगा। पहला ऑप्शन मैंने कट क्यों किया? कट इसलिए किया क्योंकि वो बोल रहा फ्रेम इनर्शियल ही होगा। ऐसा कोई जरूरी है, नॉन इनर्शियल फ्रेम भी हो सकता है वो। अब वो बोल रहे फ्रेम इनर्शियल हो सकता है, मे बी का मतलब हो सकता है, फ्रेम इनर्शियल हो सकता है, और जब ये इनर्शियल होगा तो इस पे लगने वाला नेट फोर्स जीरो होगा। हाँ बिल्कुल सही बात है, उसने बोला फ्रेम इनर्शियल हो सकता है, यानी कि फ्रेम जो है हम ग्राउंड मान सकते हैं, लेकिन उस टाइम पे इसके ऊपर लगने वाला जो नेट फोर्स है वो जीरो होना चाहिए। तो हमने बोला ठीक है भाई, इसके ऊपर लगने वाला नेट फोर्स हम जीरो डिफाइन कर देंगे, एन एम जी के बराबर होता है, एन एम को कैंसिल आउट कर देता है, हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में कोई फोर्स नहीं है। तो ये बात तो बिल्कुल सही है कि अगर फ्रेम इनर्शियल होगा तो रिजल्टेंट फोर्स ऑन द पार्टिकल जीरो होगा। तो फ्रेम अगर इनर्शियल है तो रिजल्टेंट फोर्स यहां पे जीरो हो जाएगा। फ्रेम में भी नॉन इनर्शियल, बस के अंदर आ जाओ, बस के अंदर आ जाओ, फ्रेम में भी नॉन इनर्शियल, बात सही है, फ्रेम नॉन इनर्शियल भी हो सकता है, लेकिन उस टाइम पे इसके ऊपर एक नॉन जीरो रिजल्टेंट फोर्स होगा, उस केस में इसके ऊपर एक नॉन जीरो रिजल्टेंट फोर्स होगा। बात सही है कि नहीं है? देखो दो केसेस है, एक है आपका केस नंबर 1 जिसमें आप बस के अंदर हो, एक है आपका केस नंबर 2 जिसमें आप ग्राउंड पे हो। तो पहला ऑप्शन मैंने कट इसलिए किया क्योंकि बोल रहा है कि फ्रेम इनर्शियल ही होगा, जो कि गलत बात है, ऐसा कोई जरूरी नहीं है। केस नंबर 1 जब आप बस के अंदर खड़े हो तो आपको ये ऑब्जेक्ट रेस्ट पे दिखता है, जब आप बस के अंदर हो तो आपको ये ऑब्जेक्ट रेस्ट पे दिखेगा, जब आप ग्राउंड पे हो तो भी आपको ये ऑब्जेक्ट रेस्ट पे दिखेगा, यानी कि फ्रेम आपका इनर्शियल भी हो सकता है, नॉन इनर्शियल भी हो सकता है। तो फ्रेम अगर इनर्शियल हुआ, यानी कि अगर आप ग्राउंड पे हो तो नेट फोर्स इस पे जीरो होगा क्योंकि रेस्ट पे है। हाँ, फ्रेम अगर नॉन इनर्शियल होगा तो इसके ऊपर एक नॉन जीरो रिजल्टेंट फोर्स लगेगा। तो फ्रेम अगर नॉन इनर्शियल है तो इसके ऊपर एक नॉन जीरो रिजल्टेंट फोर्स लगना चाहिए, जिसकी वजह से आगे एक्सेलरेट करे। बस के साथ अगर ये बॉक्स एक्सेलरेट करे तो एक कोई फोर्स तो लगेगा ना इसके ऊपर। तो ये वाला ऑप्शन भी करेक्ट है हमारा कि फ्रेम नॉन इनर्शियल भी हो सकता है, और अगर फ्रेम नॉन इनर्शियल है तो बॉक्स के ऊपर एक नॉन जीरो फोर्स भी लगेगा। देयर इज अ नॉन जीरो रिजल्टेंट फोर्स, एक नॉन जीरो रिजल्टेंट फोर्स भी लगेगा, जिसकी वजह से बॉक्स के पास भी ए एक्सेलरेशन आएगा। बिना फोर्स के एक्सेलरेशन कभी नहीं आता है, बिना फोर्स के एक्सेलरेशन कभी नहीं आता है। यही बात को तो सही साबित करने के लिए सूडो फोर्स लेके आए थे हम लोग। तो हमने क्या बोला, बिना फोर्स के कभी एक्सेलरेशन नहीं आता है। तो अगर ये बस आगे बढ़ रही है तो ये बॉक्स के पास में क्या होना चाहिए, एक फोर्स लगता है, दैट्स कॉल्ड द सूडो फोर्स, जो इसको मतलब आगे लेके जा रहा है साथ साथ में। समझते हो ना ये बात? तो तुम लोग पक्का नोट कर लीजिए। तो यहां पे पहले दो ऑप्शन गलत बोल दिए मैंने, रिजल्टेंट फोर्स ऑन द पार्टिकल जीरो, कोई जरूरी नहीं है। यहां पे देखो बस के अंदर एक्सेलरेटिंग फ्रेम के अंदर होता है, मैंने शायद इसका डायरेक्शन गलत बना दिया है ना, एक एक्सेलरेटिंग फ्रेम के अंदर होता है, तो इसके ऊपर क्या होगा, एक सूडो फोर्स लगेगा। या फिर मैं बोलूं कि यार ये भी तो बस के साथ आगे जा रहा है, अगर ये भी बस के साथ आगे जा रहा है तो इसके पास भी तो कुछ एक्सेलरेशन होना चाहिए। हाँ बिल्कुल, तो बस का एक्सेलरेशन इसको मिला, मतलब इसके पास भी कुछ फोर्स होना चाहिए, इसके पास कुछ फोर्स होना चाहिए।
तो यहां पे बोलो रिजल्टेंट फोर्स ऑन द पार्टिकल जीरो, गलत बात है। रिजल्टेंट फोर्स जीरो तब होगा जब वो इनर्शियल फ्रेम में होगा। आपको पता ही नहीं है कि फ्रेम इनर्शियल है या नॉन इनर्शियल है, आप जानते हैं ये बात को नहीं ना, तो फिर हमने सेकंड ऑप्शन काट दिया। थर्ड ऑप्शन बोलता है कि फ्रेम इनर्शियल हो सकता है लेकिन रिजल्टेंट फोर्स जीरो होगा, बिल्कुल सही बात है। नॉर्मल mg को काट देगा, हॉरिजॉन्टल में कोई फोर्स नहीं है, तो इनर्शियल फ्रेम में नेट फोर्स जीरो हो जाता है। नॉन इनर्शियल फ्रेम में यहां पे क्या होगा, एक ऐसा फोर्स होगा जो बॉक्स के पास भी एक्सेलरेशन को प्रोवाइड कराएगा। कैसा फोर्स होगा जो बॉक्स को एक्सेलरेशन प्रोवाइड कराएगा, तो हमने बोला एक नॉन जीरो फोर्स लगेगा। तो यहां पे सी और डी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है हमारे, है ना। समझ आती है तुम लोगों को बातें, पक्का ना। चलिए जी, सो ये क्वेश्चन नंबर 2 हमारा कंप्लीट हो गया। समझ आ गई सभी को, आगे बढ़ सकते हैं, अगले सवाल पे आ जाए, आ जाओ। अगला सवाल हमारा क्या कहता है, क्वेश्चन नंबर 3, अ पार्टिकल इज फाउंड टू बी एट रेस्ट व्हेन सीन फ्रॉम अ फ्रेम S1। अगर आप किसी फ्रेम S1 से किसी पार्टिकल को देखते हो तो वो आपको रेस्ट पे दिखता है। एंड मूविंग विद अ कांस्टेंट वेलोसिटी व्हेन सीन फ्रॉम अनदर फ्रेम S2। जब आप किसी और फ्रेम से देखते हो तो आपको वो कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव होता हुआ दिखता है। मार्क आउट द पॉसिबल ऑप्शंस, इनमें से कौन से ऑप्शंस पॉसिबल हो सकते हैं। बोथ द फ्रेम्स आर इनर्शियल, बोथ द फ्रेम्स आर नॉन इनर्शियल, S1 इज इनर्शियल एंड S2 इज नॉन इनर्शियल, S1 इज नॉन इनर्शियल एंड S2 इज इनर्शियल। एक एग्जांपल कंसीडर करो। अच्छा तुम लोग सोचोगे, चलो करो एक बार ट्राई, खुद से ट्राई करके देखो क्या बन सकते हैं पॉसिबिलिटीज। हो गया, जो हमने डायग्राम पिछले ऑप्शन पे किया था, पिछले क्वेश्चन में जो किया था वही करने जा रहा हूं फिर से मैं। ये रही बस और इस बस के अंदर रखा है एक बॉक्स। एक आदमी खड़ा है बस के अंदर और एक आदमी खड़ा है ग्राउंड पे। तो जो आदमी ग्राउंड पे खड़ा है उसका फ्रेम मैं मानता हूं S2, जो आदमी बस के अंदर है उसका फ्रेम मैंने माना S1, यानी कि बस जो है हमारी वो S1 फ्रेम है, ग्राउंड हमारा S2 फ्रेम है। हमारी बस जो है वो S1 फ्रेम है, हमारे जो ग्राउंड है वो S2 फ्रेम है। तो पार्टिकल जो है वो रेस्ट पे है। जब मैंने S1 फ्रेम से देखा तो बिल्कुल इसने बोला पार्टिकल रेस्ट पे है, इसने बोला पार्टिकल क्या है, रेस्ट पे है। इसने क्या बोला, पार्टिकल जो है वो मूव कर रहा है विद कांस्टेंट वेलोसिटी, इसने बोला ना, एंड मूविंग विद द कांस्टेंट वेलोसिटी, क्योंकि ये बस भी आगे कांस्टेंट वेलोसिटी से चल रही है, तो इसने बोला पार्टिकल मूविंग विद कांस्टेंट वेलोसिटी। तो एक ने बोला कि पार्टिकल जो है वो रेस्ट पे है, दूसरे ने बोला पार्टिकल कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव कर रहा है। तो क्या जो ये फ्रेम है दोनों इनर्शियल हो सकते हैं? S1 वाला फ्रेम कांस्टेंट वेलोसिटी से जा रहा है, S1 वाला फ्रेम कांस्टेंट वेलोसिटी से जा रहा है। कांस्टेंट वेलोसिटी जो फ्रेम चलता है वो इनर्शियल होता है। S2 वाला फ्रेम जो है वो रेस्ट पे है, S2 वाला फ्रेम जो है वो रेस्ट पे है। रेस्ट पे जो फ्रेम होता है वो भी इनर्शियल होता है। तो एक बात तो समझ आ गई कि दोनों फ्रेम हमारे इनर्शियल हो सकते हैं, है ना। दोनों ही फ्रेम हमारे इनर्शियल होंगे बिकॉज एक फ्रेम रेस्ट पे है, एक फ्रेम यूनिफॉर्म वेलोसिटी से चल रहा है, तो वो भी इनर्शियल होता है। तो बोथ द फ्रेम्स आर इनर्शियल, पहला ऑप्शन तो क्लियर है। दूसरा ऑप्शन बोलता है दोनों फ्रेम नॉन इनर्शियल हो सकते हैं। यार दोनों फ्रेम नॉन इनर्शियल कैसे होंगे? अगर मैं दोनों फ्रेम को सेम एक्सेलरेशन प्रोवाइड करा दूं, अगर मैं दोनों फ्रेम को सेम एक्सेलरेशन प्रोवाइड करा दूं तो एक के रेस्पेक्ट में दूसरे का जो एक्सेलरेशन होगा वो तो जीरो हो जाएगा। एक फ्रेम का एक्सेलरेशन दूसरे के रेस्पेक्ट में जीरो हो जाएगा। तो दोनों के पास क्या एक दूसरे के रेस्पेक्ट में कुछ एक्सेलरेटेड मोशन है क्या? अगर मैं दोनों फ्रेम को सेम एक्सेलरेशन प्रोवाइड करा दूं इन द सेम डायरेक्शन, तो क्या एक के रेस्पेक्ट में दूसरा एक्सेलरेटेड मोशन करेगा क्या? इसके रेस्पेक्ट में ये एक्सेलरेटेड मोशन करेगा? नहीं सर। अगर ये A1 है ये A2 है, तो अगर मैं A12 निकालता हूं यानी कि एक्सेलरेशन ऑफ 1 विद रिस्पेक्ट टू एक्सेलरेशन ऑफ 2, ये जीरो आता है। यानी कि अगर मैं दोनों का एक्सेलरेटेड मोशन निकाल के देखूं तो इट कम्स आउट बी कि यार ये दोनों एक दूसरे के रेस्पेक्ट में कोई भी एक्सेलरेटेड मोशन नहीं कर रहे हैं। हां, इसके पास कुछ वेलोसिटी है तो इसके रेस्पेक्ट में वो यूनिफॉर्म वेलोसिटी से मूव जरूर करेगा।
इसके पास वेलोसिटी है यूनिफॉर्म वाली, तो इसके रेस्पेक्ट में ये यूनिफॉर्म वेलोसिटी से जरूर मूव करेगा, लेकिन एक दूसरे के रेस्पेक्ट में कभी भी ये एक्सेलरेटेड मोशन नहीं करेंगे, बिकॉज दोनों को हमने सेम एक्सेलरेशन प्रोवाइड करा दिया। अगर दोनों को सेम एक्सेलरेशन प्रोवाइड किया है तो एक ऐसा फ्रेम जो एक्सेलरेटेड है क्या कहलाता है? नॉन इनर्शियल। एक ऐसा फ्रेम जो एक्सेलरेटेड है क्या कहलाता है? नॉन इनर्शियल। तो अगर दोनों फ्रेम नॉन इनर्शियल हो जाएं तो भी हमारा काम बन जाएगा। अगर दोनों ही फ्रेम नॉन इनर्शियल हो तो भी हमारा काम बन जाएगा, क्योंकि अगर इसको और इसको दोनों को सेम एक्सेलरेशन दे दो तो ये वाला फ्रेम भी एक्सेलरेट करेगा आगे ए से, ये वाला फ्रेम भी आगे ए से एक्सेलरेट करेगा, दोनों का रिलेटिव एक्सेलरेशन 0 आ रहा है, यानी कि एक दूसरे के रेस्पेक्ट में ये एक्सेलरेटेड मोशन नहीं करेंगे, तो इसके रेस्पेक्ट में ये कांस्टेंट वेलोसिटी से ही आगे चलेगा। अभी भी इसके रेस्पेक्ट में ये कांस्टेंट वेलोसिटी से ही आगे चलेगा। तो S2 अभी भी क्या बोलेगा? S2 बोलेगा कि ये मूव कर रहा है कांस्टेंट वेलोसिटी से, और S1 तो उसी फ्रेम में, तो अभी भी वो क्या बोलेगा कि ये रेस्ट पे है। तो दोनों फ्रेम इनर्शियल हो सकते हैं, क्योंकि पहले ये यूनिफॉर्म वेलोसिटी से मूव कर रहा था, ये रेस्ट पे था। दोनों फ्रेम नॉन इनर्शियल हो सकते हैं अगर दोनों को सेम एक्सेलरेशन प्रोवाइड करा दें इन द सेम डायरेक्शन, तो दोनों एक दूसरे के रेस्पेक्ट में कोई एक्सेलरेटेड मोशन नहीं करेंगे। और यस, इन दैट केस इसका एक्सेलरेशन इसके रेस्पेक्ट में 0, इसका एक्सेलरेशन इसके रेस्पेक्ट में 0, तो ये क्या बोलेगा कि ये कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव कर रहा है, क्योंकि वेलोसिटी तो है ना इसके पास। S1 इनर्शियल है, S2 नॉन इनर्शियल है। ऐसा कभी मत करना, S1 को आप इनर्शियल बना दो, S2 को नॉन इनर्शियल बना दो, यानी कि इसका एक्सेलरेशन नहीं है। ठीक है, एक मिनट रुको। ठीक है, तो ऐसा मत करना कि तुम इसको एक्सेलरेशन प्रोवाइड करा दो, बोलो इसको एक्सेलरेशन दे दो और इसको रेस्ट पे रखो। ऐसा करने से पता है क्या होगा? इसके रेस्पेक्ट में ये एक्सेलरेटेड मोशन करेगा, फिर इसके रेस्पेक्ट में ये एक्सेलरेटेड मोशन करेगा, फिर इसको ये यूनिफॉर्म वेलोसिटी से जाता हुआ नहीं दिखेगा, है ना। अगर आपने S1 को इनर्शियल रख दिया, S1 को आपने इनर्शियल रख दिया और S2 को आपने नॉन इनर्शियल रख दिया, यानी कि S2 को आपने एक्सेलरेशन A प्रोवाइड करा दिया और S1 को ऐसे छोड़ दिया, तो इसके लिए ये वाला अब पीछे की तरफ जाएगा विथ सम एक्सेलरेशन। तो ये वाला अब आपको क्या ऐसी बातें बोलेगा कि जो ऑब्जेक्ट है, जो पार्टिकल है, वो मूव कर रहा है कांस्टेंट वेलोसिटी से व्हेन सीन फ्रॉम S2। अगर आपने S2 को नॉन इनर्शियल बना दिया, S1 को इनर्शियल बना दिया, तो S2 आपका आगे एक्सेलरेशन कर रहा है, तो S2 के लिए ये बॉक्स पीछे की तरफ जाएगा जस्ट बिकॉज ऑफ द सूडो फोर्स। तो उस केस में आप ये बात नहीं बोल पाओगे कि इट इज मूविंग विद द कांस्टेंट वेलोसिटी। तो ये वाला पार्ट गलत हो गया ना हमारा, तो ये वाला पार्ट गलत है, ये भी सही है आपका, है ना। फोर्थ ऑप्शन कहता है कि S1 नॉन इनर्शियल बना दीजिए और S2 को इनर्शियल बना दीजिए, यानी कि आप एक काम करो, S2 को इनर्शियल रहने दो, S1 को एक्सेलरेशन प्रोवाइड करा दो, तो फिर से S2 को ये आगे जाता हुआ दिखेगा विद सम एक्सेलरेशन A। तो क्या S2 आपसे बोलेगा कि ये जो पार्टिकल है वो कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव कर रहा है? नहीं, क्योंकि तुमने सिर्फ S1 को एक्सेलरेशन प्रोवाइड करा दिया, S2 को बेचारे को इनर्शियल बना दिया, तो उस केस में ये पार्टिकल आगे चला जाएगा एक्सेलरेशन करते हुए। तो क्या ये S2 वाला तुम्हें बोलेगा कभी कि पार्टिकल कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव कर रहा है? नहीं बोलेगा ना, तो ये ऑप्शन भी आपका गलत हो जाता है फिर। तो बस आपको इतना समझना है कि कब कौन क्या बोल रहा है। एक कहानी S1 की, एक कहानी S2 की। जब S1 वाला कांस्टेंट वेलोसिटी से चलता है, S2 वाला रेस्ट पे होता है, यानी कि जब दोनों ही इनर्शियल है, तो हमारा ये जो स्टेटमेंट है क्वेश्चन में गिवन है वो बिल्कुल करेक्ट है। जो क्वेश्चन में स्टेटमेंट गिवन है वो बिल्कुल करेक्ट होगा जब दोनों ही इनर्शियल होंगे। और अगर मैं दोनों को ही सेम एक्सेलरेशन प्रोवाइड करा दूं तो एक दूसरे के रेस्पेक्ट में इनका एक्सेलरेटेड मोशन नहीं होगा, और तब भी इनका स्टेटमेंट सेम रहेगा। ये बोलेगा ये रेस्ट पे है, ये बोलेगा कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव कर रहा है। तो या तो दोनों हमारे इनर्शियल फ्रेम होंगे या फिर दोनों हमारे नॉन इनर्शियल होंगे। ऐसा मत करना कि कोई एक इनर्शियल कोई एक नॉन इनर्शियल, उस केस में क्या होगा, दोनों एक दूसरे के रेस्पेक्ट में एक्सेलरेटेड मोशन करेंगे, और एक्सेलरेटेड मोशन में ये वाला स्टेटमेंट कभी नहीं आता है, मूविंग विद कांस्टेंट वेलोसिटी वाला। ठीक है, क्योंकि S2 ने यही बोला ना, S2 ने क्या बोला है, मूविंग विद द कांस्टेंट वेलोसिटी। ये तभी हो सकता है जब दोनों का एक्सेलरेटेड मोशन ना हो, नहीं होना चाहिए, ध्यान से रखना। सो ये तुम्हारा क्वेश्चन नंबर 3 कंप्लीट हो गया है, इसको नोट कर लीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं, अगले सवाल पे आते हैं।
ठीक है, इसका ए और बी आर द करेक्ट ऑप्शंस, बाकी सी और डी कैंसिल कर देना। हो गया पक्का, बड़े आगे आ जाओ भाई। सो आफ्टर दिस क्वेश्चन नंबर 3 लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 4 हमसे क्या बोलता है, फिगर शोज द डिस्प्लेसमेंट ऑफ अ पार्टिकल गोइंग अलोंग द एक्स एक्सिस एज अ फंक्शन ऑफ टाइम, द फोर्स एक्टिंग ऑन द पार्टिकल इज 0 इन द रीजन। तो बोला गया कि भाई आपको यहां पे डिस्प्लेसमेंट वर्सेस टाइम का ग्राफ दे दिया गया है और आपसे बोला गया कि आपको वो रीजन बताना है जब फोर्स कांस्टेंट होगा। आपको वो रीजन बताना है जब फोर्स एक्टिंग ऑन द पार्टिकल इज 0, सॉरी 0 होना चाहिए, कांस्टेंट नहीं 0 होना चाहिए। ठीक है, तो सोचो जरा क्या हो सकता है। ये तो बहुत सिंपल है, ठीक है, ये तो इस चैप्टर का भी नहीं है, ये तो पिछले चैप्टर्स का है। तो जरा सोचो, दिमाग लगाओ, क्या हो सकता है। ये x क्या है, पोजीशन है, t क्या है, टाइम है, पोजीशन टाइम का ग्राफ दे रखा है। आपको वो इलाके बताने जहां पे फोर्स 0 हो, आपको वो एरिया बताना है जहां पे फोर्स 0 होगा। तो बताओ क्या फोर्स ए बी वाले पार्ट में 0 होगा, या BC में 0 होगा, CD में 0 होगा, या फिर DE में 0 होगा। सोचा कुछ? हाँ, देखो भाई सीधा सा फंडा है, अगर मैं चाहता हूं फोर्स 0 हो, दैट मींस एक्सेलरेशन को 0 होना पड़ेगा। एक्सेलरेशन 0 होने का मतलब है वेलोसिटी को कांस्टेंट होना पड़ेगा, और वेलोसिटी बोले तो स्लोप ऑफ पोजीशन टाइम ग्राफ। ठीक है, फोर्स 0 होने के लिए एक्सेलरेशन को 0 होना पड़ेगा, एक्सेलरेशन 0 होने के लिए वेलोसिटी को कांस्टेंट होना पड़ेगा, एंड वेलोसिटी इज नथिंग बट द स्लोप ऑफ पोजीशन टाइम ग्राफ। तो XT कर्व का जो स्लोप है वो कहां कांस्टेंट है, वो ही आपका वहां पे फोर्स 0 देगा। तो सबसे पहले चेक करते हैं, अगर मैं A से लेके B वाले इलाके में देखूं तो हर जगह मुझे ये जो एंगल है वो सेम दिख रहा है, यानी कि AB में स्लोप कांस्टेंट है। AB का जो स्लोप है वो कांस्टेंट है, AB का स्लोप कांस्टेंट है, यानी कि AB वाले पार्ट में वेलोसिटी कांस्टेंट है, यानी कि AB वाले पार्ट में एक्सेलरेशन 0 होगा, यानी AB वाले पार्ट में फोर्स 0 होगा। फिर BC वाले पार्ट में क्योंकि कर्व बन रहा है, कर्व बनने की वजह से हर एक पॉइंट पे एंगल चेंज हो जाएगा, हर एक पॉइंट पे एंगल चेंज हो जाएगा, जिसकी वजह से स्लोप वेरिएबल है। तो MBC, स्लोप ऑफ BC इज वेरिएबल, इट इज नॉट कांस्टेंट। तो ये तो हमारा आंसर नहीं होगा। लेकिन यस, अगेन CD को देखो तो CD में तुम्हें दिखेगा स्लोप हमारे कांस्टेंट चल रहे हैं, तो स्लोप ऑफ CD अगेन इज कांस्टेंट, यानी कि वेलोसिटी ऑफ CD इज कांस्टेंट, यानी एक्सेलरेशन ऑफ CD इज इक्वल्स टू 0, which further means force in the region of CD is equals to 0। तो बस आपको चेक करना है कि कहां पे स्लोप कांस्टेंट है, जहां जहां स्लोप कांस्टेंट आएगा वहां पे वेलोसिटी कांस्टेंट हो जाएगी, वहां पे एक्सेलरेशन 0 हो जाएगा, और उस रीजन में भी फोर्स 0 हो जाएगा। तो एक तो AB वाला रीजन और एक कौन सा, CD वाला रीजन, यहां पे फोर्स 0 होंगे। फिर से DE वाले रीजन में जो स्लोप है वो वेरिएबल हो जाएगा, यानी कि जो MDE है यहां पे भी स्लोप आपका वेरिएबल है। एक तो BC वाले में और एक DE वाले में स्लोप आपका वेरिएबल है। AB में और CD में यहां पे स्लोप कांस्टेंट थे, जिसकी वजह से वेलोसिटी कांस्टेंट है, और फर्दर बोले तो एक्सेलरेशन 0 है, और फोर्स भी इस एरिया में 0 ही रहेगा। इसको नोट कर लीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं हम लोग। कर लिया नोट? समझ तो आ रहा है ना तुम लोगों को? पक्का सभी को क्लियर चल रही कहानी? हाँ भाई, कोई दिक्कत हो तो कमेंट सेक्शन में जरूर पूछ लेना उसको। सो दिस इज ऑल अबाउट द क्वेश्चन नंबर 4। अब हम आगे बढ़े, अगले सवाल पे आ जाए। क्वेश्चन नंबर 5 क्या बोलता है, आओ देखते हैं। Your question number 5 says, figure shows a heavy block kept on a frictionless surface and being pulled by 2 ropes of equal mass. At t equals to 0, the force on the left rope is withdrawn, but the force on the right end continues to act. Let F1 and F2 be the magnitude of the force by the right rope and the left rope. राइट और लेफ्ट रोप इस बॉक्स के ऊपर F1 और F2 फोर्स लगाते हैं। तो जरा बताओ कि इनमें से कौन से ऑप्शंस करेक्ट होंगे। सोचो, थोड़ा सा दिमाग एक्स्ट्रा लगाना पड़ेगा कि t इक्वल्स टू 0 पे आपने ये वाला फोर्स हटा दिया और ये वाला फोर्स लग रहा है,
ये वाला फोर्स हटा दिया और ये वाला फोर्स लग रहा है, तो पूरा सिस्टम आपका एक तरफ चलना शुरू हो जाएगा, पूरा सिस्टम आपका एक तरफ चलना शुरू हो जाएगा। तो ये t इक्वल्स टू 0 पे जैसे आपने किया, अब इसके आगे ये पूरा सिस्टम चलना शुरू हो जाएगा। तो क्या कहोगे तुम लोग? क्या कहती है जनता? सोचा कुछ? सर जब t इक्वल्स टू 0 पे आओ सोचते थोड़ा सा, जब t इक्वल्स टू 0 पे आपने एक साइड का फोर्स हटा दिया, यानी t इक्वल्स टू 0 पे आपने ये फोर्स हटा दिया और ये फोर्स एक्ट कर रहा है, यानी कि जैसे जैसे अब टाइम 0 से बड़ा होगा, जैसे जैसे टाइम 0 से बढ़ता जाएगा, ये पूरा सिस्टम यहां जाता जाएगा, ये पूरा सिस्टम उधर की तरफ जाता जाएगा। तो यहां पे जो फोर्स लग रहा था वो F2 था, यहां पे जो फोर्स लग रहा था वो F1 है। ठीक है, क्या बोले? इधर की तरफ फोर्स F2 लग रहा है, इधर की तरफ फोर्स F1 लग रहा है। ये वो फोर्सेस है जो ये रोप इस बॉक्स के ऊपर लगा रहे हैं। इसका अगर एक फ्री बॉडी डायग्राम बनाना चाहो तो वो बना सकते हो। तो फ्री बॉडी डायग्राम इसका क्या कहता है, आओ दिखा देता हूं कि भाई एक रोप ये है तुम्हारे पास M, इसके ऊपर कोई फोर्स नहीं था, यहां पे जो फोर्स F लग रहा था वो t इक्वल्स टू 0 पे तुमने विड्रॉ कर दिया। तो यहां पे ये बॉक्स था, हैवी बॉक्स था, इसके ऊपर ये फोर्स लगा रहा था F2 वाला, तो यहां पे भी फोर्स F2 लग रहा था। ये एक इधर राइट साइड वाली रोप थी, इसका फोर्स तुमने कंटिन्यूएशन में लगा के रखा F, तो इसने इसको भी फोर्स लगाया F1 वाला और इधर की तरफ फोर्स लगा F1 वाला। उसने बोला t इक्वल्स टू 0 पे, एट t इक्वल्स टू 0 पे तुमने इस फोर्स को मार दिया, t इक्वल्स टू 0 पे तुमने इस फोर्स को मार दिया, खत्म हो गया बिल्कुल ये फोर्स। अब जैसे जैसे तुम्हारा टाइम बढ़ता जाएगा, 0 से ज्यादा होगा, तो F2 का कोई रोल बचा क्या? इधर जब कोई फोर्स ही नहीं है तो F2 बेचारा क्या करेगा? तो तुम्हारा F2 तो बेचारा 0 हो जाएगा और F1 की जो वैल्यू है वो डेफिनेटली F2 से बड़ी हो जाएगी उस टाइम पे, क्योंकि F2 का काम ही खत्म हो गया। सो t ग्रेटर देन 0 पे ये कहानी चलती है, t ग्रेटर देन 0 पे ये वाली कहानी चलती है। अगर मैं t लेस देन 0 पे जाऊं, मतलब t इक्वल्स टू 0 पे आपने ये वाला फोर्स हटाया था ना, t इक्वल्स टू 0 पे फोर्स हटाया था, तो t लेस देन 0 पे ये फोर्स था, t इक्वल्स टू 0 पे आपने फोर्स हटाया, यानी कि t का वैल्यू अगर 0 से छोटा होगा तो ये फोर्स एग्जिस्टेंस में था, तो उस टाइम पे यहां पे बराबर बराबर फोर्स लग रहे थे दोनों तरफ, तो उस टाइम पे F1 और F2 बराबर होंगे कि नहीं होंगे? बताओ ना। यहां पे भी फोर्स F था, t लेस देन 0 पे, यहां पे भी फोर्स F था, यहां पे भी फोर्स F था, सेम मास सेम मास, तो ये वाला फोर्स और ये वाला फोर्स बराबर हुए ना, यही तो समझा रहा हूं तुम्हें। सो t लेस देन 0 पे F1 F2 बराबर है, t ग्रेटर देन 0 पे ये वाला फोर्स हटा चुके हो तो F2 0 हो जाएगा और इधर का फोर्स हैवी हो जाएगा बिकॉज वो कंटिन्यूएशन में लग रहा था, तो F1 ग्रेटर देन F2 हो जाएगा। तो चेक करो, t लेस देन 0 पे F1 F2 दोनों बराबर है और t ग्रेटर देन 0 पे है कुछ F1 लेस देन F2, ना ना ना, गलत गलत, बिल्कुल बकवास नहीं है, बस ए ऑप्शन करेक्ट है यहां पे। समझे बात को? तो एक काम करो, इसको नोट करो, फिर हम आगे बढ़ते हैं। कर लिया नोट? समझ गए बात? बहुत सिंपल है ना यार, अरे बहुत सिंपल है। सो दिस इज ऑल अबाउट द क्वेश्चन नंबर 5। नाउ लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6। क्या बोलता है हमसे, आओ देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 सेज द फोर्स exerted by the floor of an elevator on the foot of a person standing there is more then the weight of the person if the elevator is। भाई सब सीधी सी बात है कि जो एलिवेटर का एक फ्लोर होता है वो आदमी के ऊपर एक नॉर्मल फोर्स लगाता है, और वो कौन कौन से केसेस है जब वो नॉर्मल फोर्स एक्चुअल वेट से ज्यादा हो जाए, तो वो आपको बता रहे हैं। डायग्राम बनाओ सबसे पहले इसका, खुद से ट्राई करो एक बार। ये मेरे वो जो केसेस बताए थे ना तुम्हें लिफ्ट वाले, उन्हीं में से एक केस है ये। हो गया? कर लिया ट्राई? मैं कर रहा हूं सॉल्व, ठीक है जी। ध्यान से देखना कि हम फिर से वही लिफ्ट वाला केस ले रहे हैं। तो ये लिफ्ट है, लिफ्ट के अंदर एक अंकल खड़े हैं और अंकल के ऊपर लग रहा है नॉर्मल फोर्स अप्लाइड बाय द लिफ्ट। ठीक है, अब अंकल के ऊपर क्या होगा, लगेगा नॉर्मल विच इज अप्लाइड बाय द लिफ्ट, तो ये लग गया नॉर्मल ऊपर की तरफ, mg लगता है नीचे की तरफ। एंड वी नो बेटर कि यहां पे एक ऐसा केस बनता है, एक नहीं दो केसेस ऐसे बन सकते हैं जहां पे नॉर्मल ग्रेटर देन mg होता है। पहला केस होता है इफ द लिफ्ट इज एक्सेलरेटिंग अपवर्ड, अगर लिफ्ट हमारी ऊपर की तरफ एक्सेलरेट करे
तो इक्वेशन बनेगी n माइनस एम जी इज इक्वल्स टू एम ए, वे m इज द मास ऑफ द अंकल, इन अंकल का मास m है, तो n माइनस एम जी इज इक्वल्स टू एम ए, तो एम जी उधर चला जाएगा, सो इट विल बी योर n इक्वल्स टू एम जी प्लस एम ए। बोलो क्या सही बात है? हाँ सर बिल्कुल सही बात है। तो जो आपका नॉर्मल है, जो ये लिफ्ट लगा रही है अंकल के ऊपर, लिफ्ट का जो फ्लोर है वो नॉर्मल फोर्स लगाते हैं अंकल के ऊपर, वो mg से बड़ा है। दिख रहा है तुम लोगों को? mg में ma ऐड करोगे तो नॉर्मल मिलेगा। सो आई मस्ट से हियर द नॉर्मल इज ग्रेटर देन mg, नॉर्मल mg से बड़ा है। तो यहां पे केस क्या रहेगा कि लिफ्ट एक तो अपवर्ड मोशन करेगी और एक्सेलरेशन भी ऊपर है, यानी कि स्पीड भी इंक्रीज हो रही है। तो यहां पे गोइंग अप एंड एक्सेलरेशन ऊपर हो रहा है, या इट मींस स्पीडिंग अप एंड स्पीडिंग अप। एक्सेलरेशन जब ऊपर होता है तो स्पीडिंग अप की कहानी लगा देते हैं यहां पे। तो जो आपका एलिवेटर है, ये जो लिफ्ट है वो ऊपर जा रही है और साथ ही साथ स्पीड भी इंक्रीज हो रही है ऊपर, तो उस केस में नॉर्मल mg के बराबर होगा। तो गोइंग अप एंड स्पीडिंग अप बी ऑप्शन हो गया। पर क्योंकि यहां पे हमारे पास एक से ज्यादा ऑप्शंस करेक्ट हो सकते हैं तो हमें और भी चेक करने पड़ेंगे। स्लोइंग डाउन तो नहीं होगा, ऊपर जा रही है, स्लोइंग डाउन गलत बात है बिल्कुल, स्पीडिंग अप है। गोइंग डाउन का सिनेरियो देखते हैं आप, गोइंग डाउन में क्या होगा आओ चेक कर लेते हैं। सो फिर से हम बनाएंगे हमारी लिफ्ट, फिर से लिफ्ट में खड़ा करेंगे अंकल को और फिर से लगाएंगे उनके ऊपर वही सारे फोर्सेस। ठीक है, तो अंकल के ऊपर वही mg लग रहा था नीचे की तरफ, नॉर्मल लग रहा था ऊपर की तरफ। अब लिफ्ट को हमें क्या करना है? डाउन भेजना है, नीचे भेजना है। तो नीचे की तरफ भेज देते हैं। लेट्स से ये नीचे की तरफ गया विद सम एक्सेलरेशन a। तो हमने क्या किया? लिफ्ट को नीचे की तरफ भेजा, नीचे की तरफ भेजा विद सम एक्सेलरेशन a। अब इक्वेशन बनाते हैं यहां पे। तो देखो भाई, इक्वेशन बनेगी ng माइनस n इज इक्वल टू m इंटू माइनस a। जो भी चीजें नीचे की तरफ जाती है हम उसको क्या करते हैं? जो भी चीजें नीचे की तरफ जाती है हम उसको क्या करते हैं? बोलो तो। अरे यार काम उल्टा कर दोगे तुम लोग। नीचे की तरफ जाते हुए रिटार्डेशन लगा दो, ऊपर तरफ जाते हुए एक्सेलरेटिंग, नीचे जाते हुए रिटार्डिंग। तो यहां पे m इंटू माइनस का a लगा दिया। नीचे की तरफ का मोशन हमने पॉजिटिव कंसीडर किया गया है स्वयं पे। हाँ नहीं, कंफ्यूज हो गए? चलो कोई बात नहीं, मैं क्लियर करता हूं। देखो ठीक है, अब एक काम करो, ऊपर वाली साइड पॉजिटिव होती है, नीचे वाली साइड नेगेटिव होती है। यू नो बेटर, है ना, जानते हो। तो इक्वेशन बनेगी n माइनस एम जी इज इक्वल्स टू, रिटार्डेशन नीचे हो रहा है, m इंटू माइनस ए, m इंटू ए। अब एक बात बताओ, जो नेट फोर्स आपका लग रहा है वो नीचे की तरफ लग रहा है, तो n माइनस एम जी इक्वल्स टू माइनस का m ए होगा। ध्यान से सुनो, n ऊपर लग रहा था, mg नीचे लग रहा था, ma नीचे की तरफ आ रहा है, नेट फोर्स नीचे की तरफ है, इसलिए माइनस का ma कर दिया। अब अगर ये लिफ्ट रिटार्डिंग कर दे, अगर ये लिफ्ट रिटार्ड हो जाए, यानी कि लिफ्ट की जो स्पीड है वो धीरे धीरे कम होती जाए, जो रिटार्डेशन वाले केस है, तो माइनस का a लगा दूं साथ में, फिर नीचे आ रही है उसमें भी रिटार्ड कर रही है, नीचे आ रही है उसमें भी रिटार्ड कर रही है, तो m इंटू माइनस का a कर दिया। सो अगेन हेयर योर n माइनस एम जी कम्स आउट बी ma, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो mg प्लस ma इज द वैल्यू ऑफ n। तो यहां से भी आपको सेम इक्वेशन मिलेगी, n इक्वल्स टू mg प्लस ma वाली, n इक्वल्स टू mg प्लस ma। तो जो लिफ्ट है वो नीचे आएगी और स्लोइंग डाउन करेगी। अब लिफ्ट जो है वो नीचे आएगी और रिटार्डिंग है, रिटार्डिंग का मतलब स्लो डाउन, स्पीड कम हो रही है। अब एक तो ऊपर जाते वक्त स्पीड इंक्रीज होनी चाहिए और नीचे आते टाइम स्पीड डाउन होनी चाहिए। क्या बोले? ऊपर जाते टाइम पे स्पीड इंक्रीज होनी चाहिए और नीचे आते टाइम पे स्पीड कम होनी चाहिए, तो जाके जो आपका नॉर्मल फोर्स है वो आपके एक्चुअल वेट से ज्यादा होगा। ठीक है, तो इसकी इक्वेशन कैसे बनाई मैंने? n ऊपर की तरफ पॉजिटिव था, mg नीचे की तरफ mg, माइनस का mg आ गया। नेट फोर्स नीचे लग रहा है, नेट फोर्स नीचे लग रहा है क्योंकि लिफ्ट नीचे जा रही है, इसलिए माइनस का m
माइनस का m, पर रिटार्डेशन हो रहा है तो माइनस का a भी लगाना, माइनस माइनस प्लस हो जाता है तो ये हो जाएगा ma, तो n माइनस एम जी इक्वल टू ma, माइनस एम जी उधर जाएगा प्लस हो जाएगा, तो इक्वेशन बनेगी n इक्वल टू एम जी प्लस ma, ये माइनस एम जी उधर भेज दीजिए तो एम जी प्लस ma, तो अगेन फिर से नॉर्मल ग्रेटर देन एम जी है। तो ये दो केस ऐसे पॉसिबल है जहां पे जो लिफ्ट हमें हमारे ऊपर नॉर्मल फोर्स लगा रही है वो हमारे एक्चुअल वेट से ज्यादा होता है। और याद करो ये वो वाले सिनेरियो है जब आपको भारी फील होता है, जब लिफ्ट ऊपर चलती है ऐसा लगता है हमारा पूरा वेट नीचे चला गया है, और सेम फीलिंग आती है जब लिफ्ट ऊपर से नीचे आती है और नीचे आते आते रुकती है, तो नीचे आते आते लिफ्ट जैसे रुकती है उस टाइम पे भी सेम फीलिंग आती है जो तब आती थी जब लिफ्ट ऊपर जाना शुरू करती थी। तो समझ लो ना बात को, तो ये दोनों सेम सिनेरियोज रहेंगे यहां पे। ओके, तो अगर इसमें कोई कंफ्यूजन है तो एक फिर से देख लेना, mg नीचे लग रहा है, नीचे वाली साइड मैंने नेगेटिव लिया, ऊपर वाली साइड पॉजिटिव लिया है, तो n माइनस एम जी नेट फोर्स नीचे लग रहा है क्योंकि लिफ्ट नीचे जा रही है इसलिए माइनस का m, लेकिन रिटार्डेशन साथ में लगा दिया मैंने तो माइनस का a, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, बाकी की कहानी तुम्हें पता ही है। तो एक तो गोइंग अप एंड स्पीडिंग अप और एक गोइंग डाउन स्लोइंग डाउन वाली कंडीशन आएगी, यानी कि पहला केस होगा जिसमें लिफ्ट ऊपर जा रही है और स्पीड इंक्रीज हो रही है, दूसरा केस है लिफ्ट नीचे जा रही है और स्पीड डिक्रीज हो रही है ना। तो यहां पे लिख लेना गोइंग डाउन एंड स्लोइंग डाउन। सो ये आपके बी और सी बिल्कुल करेक्ट ऑप्शंस होंगे यहां पे, बाकी के रिमेनिंग ऑप्शंस गलत हैं, तो इसको जल्दी से नोट कर लीजिए फिर हम आगे बढ़ते हैं। नोट कर लिया? पक्का समझ आ रही है कहानी क्या है? बहुत सिंपल है भाई, कोई मतलब ऐसा रॉकेट साइंस नहीं है। तुम्हें पता है लिफ्ट वाले केसेस में तुम्हें पहले भी क्विक रिवीजन में करा चुका हूं, वहां पे सारे केसेस आ चुके ऑलरेडी। ठीक है, सो दिस इज ऑल अबाउट द क्वेश्चन नंबर 6। क्या अब हम आगे बढ़ सकते हैं हमारे अगले सवाल की ओर? क्वेश्चन नंबर 7 हमसे क्या बोलता है, आओ देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 7 says if the tension in the cable supporting an elevator is equal to the weight of the elevator may be going up with increasing speed, going down with increasing speed, going up with uniform speed, going down with uniform speed। एक एलिवेटर है और एलिवेटर का जो केबल होती है ना, तुम्हें पता है लिफ्ट हमेशा केबल से अटैच्ड होती है। इस केबल में लगने वाला जो टेंशन है T, वो इस लिफ्ट के वेट के बराबर है, where m is the mass of the elevator। m क्या है? एलिवेटर का मास है। तो इस एलिवेटर की केबल में जो टेंशन लग रहा है वो इस एलिवेटर के वेट के बराबर है। तो बताओ भाई इनमें से कौन से ऑप्शंस करेक्ट हो सकते हैं? गोइंग अप विद इंक्रीजिंग स्पीड, गोइंग डाउन विद इंक्रीजिंग स्पीड। सोचा नहीं? देखो, ऊपर लगने वाला फोर्स नीचे लगने वाले की फोर्स के बराबर है, यानी कि अगर नेट फोर्स की बात करें यहां पे तो एलिवेटर पे नेट फोर्स 0 कंसीडर किया जा सकता है, क्योंकि जितना फोर्स ऊपर लग रहा है उतना फोर्स नीचे लग रहा है। उसके इसमें एलिवेटर के पास जो नेट एक्सेलरेशन होगा वो 0 होगा। तो यहां पे दो पॉसिबिलिटीज बनती है, या तो एलिवेटर हमारा रेस्ट पे होगा या फिर एलिवेटर हो सकता है यूनिफॉर्म वेलोसिटी से मूव करे। या तो एलिवेटर हमारा रेस्ट पे होगा या फिर वो यूनिफॉर्म स्पीड से मूव करेगा। तो इनमें से कोई से भी दो केसेस पॉसिबल हो सकते हैं। ऑप्शन में रेस्ट की बात कहीं नहीं करी है तो रेस्ट को भी हटा दो। ऑप्शन में उसने यूनिफॉर्म स्पीड की बात करी है, तो जो जो यूनिफॉर्म स्पीड वाले ऑप्शन है वो आपके बिल्कुल सही है। या तो ये एलिवेटर आपका ऊपर जाएगा विद द यूनिफॉर्म स्पीड, या तो वो नीचे आएगा विद द यूनिफॉर्म स्पीड, क्योंकि इसके ऊपर लगने वाला नेट फोर्स 0 है तो नेट एक्सेलरेशन भी 0 होगा। ऊपर वाले पार्ट में ये बोल रहा है गोइंग अप विद इंक्रीजिंग स्पीड, स्पीड इंक्रीज तभी हो सकती है जब एक्सेलरेशन आएगा। तो गोइंग डाउन विद इंक्रीजिंग स्पीड, स्पीड इंक्रीज तभी होती है जब एक्सेलरेशन आएगा। अगर कोई एक्सेलरेशन ही नहीं है तो यहां पे ये चीजें पॉसिबल नहीं हो सकती है। तो यहां पे हमारा गोइंग अप या फिर गोइंग डाउन कुछ भी हो सकता है, बट हां यूनिफॉर्म स्पीड के साथ होगा, बिकॉज नेट फोर्स 0 है तो नेट एक्सेलरेशन भी 0 होता है। तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 7 है। आई थिंक क्लियर हो गया, जल्दी से नोट कर लीजिए फिर आगे बढ़ते हैं हम लोग। कर लिया नोट? समझ आ गई कहानी? चलिए भाई, तो आगे बढ़ते हैं, हमारे क्वेश्चन नंबर 8 पे आ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 हमसे क्या बोलते हैं, आओ देखें। यो क्वेश्चन नंबर 8 सेज अ पार्टिकल इज ऑब्जर्व्ड फ्रॉम टू फ्रेम S1 एंड S2। एक पार्टिकल है जिसको हमने दो अलग अलग फ्रेम से ऑब्जर्व करा है।
जब फ्रेम S2 को देखा तो वो जो है मूव कर रहा है विद रिस्पेक्ट टू S1 विद एन एक्सेलरेशन a. Let's say F1 and F2 be the pseudo forces on the particle when seen from S1 and S2 respectively. Which of the following are not possible? इनमें से कौन से पॉसिबल नहीं हो सकते हैं? बहुत ही शानदार क्वेश्चन है, सितारा चमका लेना इसके ऊपर, और एक बार खुद से जरूर सोचो, डायग्राम बना के देखो क्या बन सकता है, क्या पॉसिबिलिटीज हो सकती है. ट्राई करो खुद से एक बार. कर लिया ट्राई? चलो भाई मैं बताता हूं. देखो वीडियो पॉज कर लिया करो. ट्राई करने के लिए सबसे बेस्ट तरीका है, इसके बाद हमने देखेगा कि भाई साहब ये रहा हमारा एक फ्रेम, ये रहा हमारा दूसरा फ्रेम. फ्रेम एक्चुअली है क्या? कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम. और ये रहा हमारा वो पार्टिकल. ये हमारा फ्रेम S1 हो जाएगा, ये हमारा फ्रेम S2 हो जाएगा. ठीक है. द फ्रेम S2 मूव्स विद रिस्पेक्ट टू S1 विद एन एक्सेलरेशन a. S1 के रेस्पेक्ट में S2 जो है वो कुछ एक्सेलरेशन a से मूव कर रहा है. अब मुझे नहीं पता वो एक्सेलरेशन किसी भी डायरेक्शन में हो सकती है. वो एक्सेलरेशन की डायरेक्शन नहीं बोली, तो एक्सेलरेशन इधर भी हो सकता है, इधर भी हो सकता है, मुझे नहीं पता. बस मैं एक बात जानता हूं कि एक्सेलरेशन ऑफ फ्रेम नंबर 2 विद रिस्पेक्ट टू 1 यानी कि A2 माइनस A1 जो है वो a है. अब वो कौन सी डायरेक्शन में है मुझे नहीं पता. ठीक है. द फ्रेम S2 मूव विद रिस्पेक्ट टू S1 विद एन एक्सेलरेशन a. तो मैंने बोला एक्सेलरेशन ऑफ 2 विद रिस्पेक्ट टू 1 a के बराबर है. ये बात उसने क्वेश्चन में बोल दी. मैं उसने बोला साथ में कि जो पार्टिकल के ऊपर फोर्स लग रहा है F1 फोर्स लगता है अगर मैं फ्रेम 1 से देखता हूं तो, F2 फोर्स लगता है जब मैं फ्रेम 2 से देखता हूं तो. पार्टिकल का मास अगर m1 m है, इस पार्टिकल का मास अगर m है, तो हम लोग बोलेंगे दैट F1 इज इक्वल्स टू m इंटू A1. A1 इज द एक्सेलरेशन ऑफ द फ्रेम 1. F2 को लिखोगे m इंटू A2 वेयर A2 इज द एक्सेलरेशन ऑफ द फ्रेम 2. और A क्या है? A क्या है? A इज द एक्सेलरेशन ऑफ 2 विद रेस्पेक्ट टू 1. A क्या है? एक्सेलरेशन ऑफ 2 विद रेस्पेक्ट टू 1. ठीक है. तो F1 F2 की कहानी भी डिफाइन कर दी. पार्टिकल का मास अगर m है तो F1 को लिखेंगे m1 m इंटू A1, F2 को लिखेंगे m इंटू A2. तुम जानते हो सूडो फोर्स का कॉन्सेप्ट यही कहता है कि जब भी आप किसी ऑब्जेक्ट के ऊपर सूडो फोर्स लगाओगे तो उस ऑब्जेक्ट का मास मल्टीप्लाइड बाय तुम्हारा एक्सेलरेशन, उस ऑब्जेक्ट का मास मल्टीप्लाइड बाय तुम्हारा एक्सेलरेशन. तो F1 F2 हो गया. अब बताओ जरा, F1 0 होगा और F2 नॉट 0 होगा. क्या ये पॉसिबल हो सकता है? करके देख लेते हैं. पहला ऑप्शन देखते हैं सॉल्व करके. पहला ऑप्शन बोल रहा है कि F1 0 एंड F2 नॉट इक्वल्स टू 0. पहला ऑप्शन बोला उसने दैट F1 इक्वल्स टू 0 बट F2 नॉट इक्वल्स टू 0. दैट सिंपली मींस कि A1 0 हो सकता है लेकिन A2 0 नहीं होगा. क्या ये पॉसिबिलिटीज है? ऐसा करो, इस फॉर्मूले में पुट कर करके देखते जाओ. इस फॉर्मूले में पुट करते हुए देखते जाओ. अगर तुम्हें आंसर मिलेगा तो बिल्कुल सही बात है. A2 को 0 नहीं होना है, A1 0 हो सकता है. तो यहां पे A2 माइनस 0 इज इक्वल्स टू A. तो यहां से A2 का वैल्यू A के बराबर हो सकता है. हाँ बिल्कुल पॉसिबिलिटी बनती है भैया. यहां पे पॉसिबिलिटी बन जाती है ये वाली कि अगर F1 को 0 करोगे, F2 को नॉट इक्वल्स टू 0 करोगे तो F अल्टीमेटली क्या है? M इंटू A1. F2 क्या है? M इंटू A2. यानी A1 0 होगा, A2 नॉट 0 होगा. ये रही इक्वेशन. इस इक्वेशन में A1 की जगह 0 पुट करो और A2 को चेक करो. A2 का वैल्यू A आ रहा है. तो हाँ बिल्कुल सही बात है. अगर इसका एक्सेलरेशन 0 होगा, इसका एक्सेलरेशन अगर 0 होगा तो हम बोल सकते हैं ना कि भाई इसके रेस्पेक्ट में इसका एक्सेलरेशन जो है वो A के बराबर है. यानी ये वाला A एक्सेलरेशन से चल रहा होगा. अगर आपने A1 को 0 कर दिया और A2 वाला आपका A एक्सेलरेशन से चल रहा है तो क्या बोलोगे कि जो S2 है फ्रेम है वो S1 के रेस्पेक्ट में A एक्सेलरेशन से चल रहा है. इसका एक्सेलरेशन 0 कर दो, इसको A एक्सेलरेशन से मूव करवा दो, तो क्या बोलोगे कि फ्रेम S2 S1 के रेस्पेक्ट में A एक्सेलरेशन से चल रहा है. तो पहला ऑप्शन पॉसिबल हो सकता है. तो हमें कौन सा चाहिए? जो कि पॉसिबल ना हो. हमें वो चाहिए जो पॉसिबल ना हो, नॉट पॉसिबल वाला. पहला ऑप्शन पॉसिबल हो सकता है. दूसरा ऑप्शन चेक कर लेते हैं. फिर दूसरा ऑप्शन चेक करते हैं, बी वाला. बी ऑप्शन कहता है कि F1 नॉट इक्वल्स टू 0 बट F2 इज 0. दूसरा ऑप्शन बोलता है कि F1 0 नहीं होगा लेकिन F2 0 हो सकता है. तो इसका मतलब है A1 0 नहीं होगा लेकिन A2 0 हो सकता है. करके देखो इक्वेशन में. तो A2 को 0 कर दिया, माइनस का A1 इज इक्वल्स टू A. तो यहां से आता है A1 का वैल्यू माइनस का A. हाँ ये भी पॉसिबल हो सकता है,
ये भी तो पॉसिबल हो सकता है। उसने ये थोड़ी बोला है, उसने तो बस बोला है कि द फ्रेम S2 मूव विद रिस्पेक्ट टू S1 विद एन एक्सेलरेशन a। अब उसने ये थोड़ी बोला कि आगे की तरफ या पीछे की तरफ। क्वेश्चन में ये डिफाइन नहीं किया उसने कि जो एक्सेलरेशन हो रहा था वो आगे की तरफ है या फिर पीछे की तरफ है। कहीं पे भी हो सकता है एक्सेलरेशन। हां, मैग्नीट्यूड बस a होना चाहिए, मैग्नीट्यूड a होना चाहिए। तो पहले वाले ऑप्शन में भी मैग्नीट्यूड a आ रहा था, दूसरे वाले ऑप्शन में भी मैग्नीट्यूड a आ रहा है। दूसरा वाला ऑप्शन क्या बोलता है कि अगर आपने इसको रेस्ट पे रख दिया, दूसरा ऑप्शन बोलता है कि अगर आपने इसको रेस्ट पे रख दिया और इसको अगर आप a एक्सेलरेशन से यहां पे लेके जाओगे पीछे की तरफ, तो S1 के लिए S2 जो है वो इधर जाएगा a एक्सेलरेशन से। यही तो होता है। पहला ऑप्शन क्या बोलता है? पहला ऑप्शन बोलता है कि इसको रेस्ट पे रख दो, इसको एक्सेलरेशन प्रोवाइड करा दो, तो इसके रेस्पेक्ट में ये आगे जाता हुआ दिखेगा ए एक्सेलरेशन से। दूसरा ऑप्शन बोलता है कि आप इसको रेस्ट पे रखो, इसको एक्सेलरेशन प्रोवाइड कराओ। माइनस का ए बोला है तो बोला कि अगर आप माइनस का ए इधर ले रहे हो तो आप क्या करो, S1 को एक्सेलरेशन इधर प्रोवाइड कराओ। आप S1 को इधर एक्सेलरेशन प्रोवाइड कराओगे तो S1 के रेस्पेक्ट में S2 का एक्सेलरेशन इधर आएगा, क्योंकि S1 अभी नॉन इनर्शियल फ्रेम है। नॉन इनर्शियल फ्रेम से किसी और को देखोगे तो वो आपको खुद ही मूव करता हुआ दिखेगा। तो सेकंड ऑप्शन भी पॉसिबल हो सकता है, तो हम सेकंड ऑप्शन को नहीं लेंगे क्योंकि मुझे नॉट पॉसिबल की कंडीशन लेनी है। सेकंड ऑप्शन क्या बोलता है कि आप सेकंड वाले को रेस्ट पे रख दो, फर्स्ट वाले को एक्सेलरेशन प्रोवाइड कराओ इधर की तरफ। तो जैसे फ्रेम S1 इधर चलना शुरू करेगा, उसको ये जो है वो उधर जाता हुआ दिखेगा a एक्सेलरेशन से। जैसे ये इधर a एक्सेलरेशन से आएगा तो इसको ये S2 उधर जाता हुआ दिखेगा a एक्सेलरेशन से। तो सेकंड वाला केस भी पॉसिबल हो सकता है। थर्ड केस बोलता है कि F1 नॉट इक्वल्स टू 0, F2 नॉट इक्वल्स टू 0। सही है, थर्ड केस तो बहुत इजी है। थर्ड केस हमसे बोलता है कि अगर F1 नॉट इक्वल्स टू 0 हो जाए और F2 भी नॉट इक्वल्स टू 0 हो जाए तो उस केस में क्या होगा? F1 नॉट इक्वल्स टू 0 ऑल्सो F2 नॉट इक्वल्स टू 0, यानी कि दोनों ही एक्सेलरेशन 0 नहीं होंगे, यानी कि A1 नॉट इक्वल्स टू 0 एंड A2 ऑल्सो नॉट इक्वल्स टू 0। तो उस केस में कुछ भी वैल्यू हो, ये वाला केस वैलिड है कि नहीं, ये बोलो। ना तो A1 0 है ना तो A2 0 है, कोई भी रेस्ट पे नहीं है, दोनों अपनी अपनी मर्जी से एक्सेलरेट कर रहे हैं, दोनों अपनी अपनी मर्जी से एक्सेलरेट कर रहे हैं। तो क्या इनका अगर आप रिलेटिव एक्सेलरेशन निकालोगे तो A बन सकता है क्या? अगर आप इनका रिलेटिव एक्सेलरेशन निकालोगे तो क्या A बन सकता है क्या? हाँ, बन सकता है। हमें नहीं पता ना मैग्नीट्यूड कितने है, मैग्नीट्यूड की ज्ञान हमें नहीं आता, हमें नहीं पता मैग्नीट्यूड कितना बन रहा है, तो हमने तो बोला कि ठीक है, पॉसिबिलिटी है कि नहीं है। हाँ सर, A1 ना तो A1 0 है ना तो A2 0 है, तो अगर A1 का कुछ वैल्यू होगा, A2 का कुछ वैल्यू होगा, तो हो सकता है A2 माइनस A1 करके A मिल जाए हम लोगों को। समझ गए? हो सकता है A1 का कुछ ऐसा वैल्यू हो, A2 का कुछ ऐसा वैल्यू हो कि A2 माइनस A1 करके A मिल जाए, तो ये भी पॉसिबिलिटी में है, तो हमें ये भी नहीं चाहिए। तो भाई A, B और C तीन ऑप्शन मैंने चेक कर लिए, तीनों पॉसिबिलिटी में है, इसलिए मैं बोलता हूं तीनों ऑप्शंस हमारे नहीं कंसिडरेबल होंगे। फोर्थ ऑप्शन देखो, बोलता है F1 0 और F2 0। फोर्थ ऑप्शन में बोलता है F1 0 F2 0, यानी कि A1 0 और A2 0। अगर A1 A2 0 हो जाएगा तो A2 माइनस A1 क्या A मिल पाएगा कभी? अगर A2 भी 0 है, A1 भी 0 है, तो A2 माइनस A1 कभी A के बराबर हो पाएगा क्या? बोलो हाँ कि ना। कभी नहीं होगा, बिकॉज यहां पे 0 माइनस 0 0 होता है, जो कि नॉट इक्वल्स टू A है। तो ये पॉसिबिलिटी है क्या? नहीं सर, ये पॉसिबल नहीं है, तो हमारा आंसर ये है। ठीक है, पहला ऑप्शन क्या बोलता है आपको? पहला बोलता है कि यार इसको रेस्ट पे रख दो, इसको आगे एक्सेलरेट करवा दो। तो अगर ये रेस्ट पे है, ये आगे एक्सेलरेट हो रहा है, तो ये क्या बोलेगा? ये बोलेगा कि ये देखो नीचे वो एक्सेलरेट कर रहा है आगे। अच्छा, तो ये पॉसिबल है, ये पॉसिबल है, तो मैंने काट दिया क्योंकि मुझे नॉट पॉसिबल चाहिए था। फिर सेकंड केस बोलता है कि तुम इसको रेस्ट पे रखो और इसको इधर एक्सेलरेट कराओ। जब मैंने इसको S1 को इधर एक्सेलरेट कराया और इसको रेस्ट पे रखा, तो ये आते आते आगे आते आते पता है क्या बोलता? देखो देखो पीछे जा रहा है, वो देखो पीछे जा रहा है, वो देखो पीछे जा रहा है। तो S1 को ये इधर जाता हुआ दिखता है विद सम सेम एक्सेलरेशन A, तो सेकंड केस भी पॉसिबल था। थर्ड केस बोलता है कि F1 भी 0 है, F2 भी 0 है, F1 भी 0 F2 भी 0, यानी कि A1 भी 0 A2 भी 0। तो हो सकता है A1 और A2 का कुछ ऐसा वैल्यू बने, हो सकता है A1 और A2 का कुछ ऐसा वैल्यू बने कि A2 माइनस A1 करके हमें A मिल जाए। पॉसिबिलिटी है, तो ये भी पॉसिबल है, ये भी पॉसिबल है। कौन सा पॉसिबल नहीं है? ये पॉसिबल नहीं है। ये बोलता है F1 0 F2 भी 0, यानी कि एक्सेलरेशन ऑफ द फर्स्ट फ्रेम A1 0, एक्सेलरेशन ऑफ द सेकंड फ्रेम A2 भी 0। जब A1 A2 दोनों ही 0 हो जाएंगे तो A2 माइनस A1 क्या मिलेगा? 0 मिलेगा।
जब a1 और a2 दोनों 0 है तो a2 माइनस a1 कितना मिलेगा? 0 मिलेगा, और वो a के बराबर नहीं हो सकता है। क्या 0 कभी a के बराबर होगा? नहीं सर, 0 a के बराबर नहीं होता है। तो ये पॉसिबल है कभी केस? नहीं पॉसिबल है। अरे भाई अगर दोनों का ही एक्सेलरेशन 0 हो जाएगा, दोनों ही रेस्ट पे हो जाएंगे, तो फिर कैसे, दोनों ही अगर रेस्ट पे है तो फिर कैसे तुम्हारा S1 बोल सकता है कि S2 जो है वो a एक्सेलरेशन से मूव कर रहा है? यही बोला ना S1 ने, द फ्रेम S2 मूव्स विद रिस्पेक्ट टू S1 विद एन एक्सेलरेशन a। तो भाई अगर दोनों ही फ्रेम का एक्सेलरेशन 0 है, यानी दोनों ही फ्रेम जो है वो या तो रेस्ट पे है या फिर कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव कर रहे हैं, तो फिर तुम्हारा फ्रेम S1 कैसे बोलेगा कि S2 जो है मूव कर रहा है ना? तो तुम्हारा फ्रेम S1 कैसे बोल सकता है कि S2 एक्सेलरेट कर रहा है जब दोनों का ही एक्सेलरेशन 0 है? तो ये पॉसिबल नहीं है, ये केस पॉसिबल नहीं है। तो वो क्या बोल रहा है, कौन सा केस पॉसिबल नहीं है? हमने बोला डी वाला केस पॉसिबल नहीं है, बाकी सबके मैंने तुम्हें प्रूफ करवा दिए। a2 माइनस a1, हर एक ऑप्शन में देख लो a2 माइनस a1 करके a मिल जाएगा तुम लोगों को। a ऑप्शन में भी a मिल रहा है, b ऑप्शन में भी माइनस का a मिल रहा है। तो उसने ये नहीं बोला ना कि प्लस डायरेक्शन कौन सी है, उसने बोला एक्सेलरेशन a होना चाहिए बस। तो एक्सेलरेशन तो a मिला, एक्सेलरेशन भी a मिला। a1 0 नहीं है, a2 0 नहीं है, यानी a1 और a2 की कुछ ऐसी वैल्यू होगी, a1 0 नहीं है, a2 0 नहीं है, यानी कि a1 और a2 की कुछ ऐसी वैल्यू होगी कि a मिल जाएगा हमें आंसर। उसके अलावा उसने बोला a1 0 a2 0, पॉसिबल ही नहीं है, क्योंकि अगर दोनों 0 हो गए तो यहां पे आंसर 0 मिलेगा, दैट इज नॉट इक्वल टू a। समझे बात? सिंपल क्वेश्चन है, बस हाँ थोड़ा सा एक्स्ट्रा दिमाग लगाना है, दैट्स इट। तो आपका डी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है, बाकी के सारे ऑप्शंस यहां पे पॉसिबल है, बाकी के तीनों ऑप्शंस यहां पे पॉसिबल है, लेकिन उसने मांगे नॉट पॉसिबल। उसने क्या मांगा? नॉट पॉसिबल। तो ये केस पॉसिबल नहीं था, इसलिए हमारा यही आंसर आएगा। ठीक है, बाकी के केसेस पॉसिबल है, पर उसने हमसे मांगा नॉट पॉसिबल वाला केस, तो नॉट पॉसिबल वाला केस डी होता है। क्लियर है सभी को? ध्यान रहेगी बातें, पक्का ना? नोट कर लो, फिर हम आगे बढ़ते हैं। नोट कर लो जल्दी से, हो गया? पक्का? बढ़े अगले सवाल पे? चलिए जी, सो आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 9 पे आते हैं फटाफट से। हमारा क्वेश्चन नंबर 9 हमसे क्या बोलता है? A person says that he measured the acceleration of a particle to be non-zero। एक आदमी है जो कि बोलता है कि उसने किसी पार्टिकल का एक्सेलरेशन जो है ना नॉन जीरो मेजर किया है, जबकि उस पार्टिकल के ऊपर कोई फोर्स नहीं लग रहा था। ऐसा कैसे हो सकता है? एक आदमी है, ये रहा वो आदमी है ना, इस आदमी ने बोला कि भाई साहब मैंने इस पार्टिकल का एक्सेलरेशन जो देखा है वो नॉन जीरो है, लेकिन इसके ऊपर फोर्स लग रहा है, नेट फोर्स इसका 0 है। ऐसा पॉसिबल हो सकता है? हाँ, उसने क्या बोला कि मैंने एक पार्टिकल का एक्सेलरेशन नॉन जीरो देखा है, लेकिन उस पार्टिकल के ऊपर नेट फोर्स 0 लग रहा था। तो क्या कहते हैं, वो आदमी पागल हो गया है? झूठ बोल रहा है सर, वो आदमी झूठ बोल रहा है। नहीं, उसकी घड़ी धीरे चल रही है, या फिर उसका मीटर स्केल माइट हैव बीन लॉन्गर देन द स्टैंडर्ड, या तो जो जिससे वो मेजरमेंट्स कर रहा है, जिस मीटर स्केल से मेजरमेंट कर रहा है, हो सकता है वो स्टैंडर्ड मेजरमेंट से ज्यादा हो, या फिर हो सकता है वो नॉन इनर्शियल फ्रेम में हो। यार ये पॉसिबिलिटी ज्यादा है कि हो सकता है वो नॉन इनर्शियल फ्रेम में हो, क्योंकि अगर वो नॉन इनर्शियल फ्रेम में, अगर वो खुद आगे जा रहा है ए एक्सेलरेशन से, तो उसको ये पार्टिकल पीछे आता हुआ दिखेगा विद द सेम एक्सेलरेशन ए। सही बात है ना? अगर ये पर्सन नॉन इनर्शियल फ्रेम में है, यानी अगर ये आदमी आगे जा रहा है ए एक्सेलरेशन से, तो उसको ये पार्टिकल पीछे आता हुआ दिखेगा ए एक्सेलरेशन से। ऑल्दो इस पार्टिकल के ऊपर नेट फोर्स 0 है। जैसे एग्जांपल में बता देता हूं तुम लोगों को कि पार्टिकल की जगह पेड़ ले लो, पार्टिकल की जगह एक पेड़ ले लो। पेड़ तो एक जगह पे टिका हुआ होता है, इस पेड़ के ऊपर नेट फोर्स तो 0 होता है, लेकिन जब ये एक नॉन एक्सेलरेटिंग फ्रेम से आगे जाएगा, जब ये किसी एक्सेलरेटिंग फ्रेम के अंदर बैठा हुआ आगे जाएगा, तो इसको जो है ये पेड़ पीछे जाता हुआ दिखेगा, इसको ये पेड़ पीछे जाता हुआ दिखेगा। अब बताओ, तुम ही बताओ, इसको ये पेड़ पीछे जाता हुआ दिख रहा है, तो क्या ये झूठ बोलेगा तुमसे? इसको ये पेड़ पीछे जाता हुआ दिख रहा है, पेड़ के ऊपर तो नेट फोर्स 0 है, पेड़ तो रेस्ट पे है, फिर भी इसको इसके पास एक्सेलरेशन दिख रहा है। दैट मींस वो एक ऐसे फ्रेम में है जो एक्सेलरेट कर रहा है। दैट मींस वो एक ऐसे फ्रेम में जो एक्सेलरेटिंग है।
है ना। और ऐसे फ्रेम को हम क्या बोलते हैं, नॉन इनर्शियल फ्रेम। ही माइट हैव यूज्ड द नॉन इनर्शियल फ्रेम। इस आदमी को ये पेड़ पीछे जाता हुआ दिखेगा, मतलब इस आदमी के लिए ये पेड़ पीछे की तरफ एक्सेलरेट कर रहा है, ऑल्दो इस पेड़ के ऊपर नेट फोर्स 0 है। तो क्या बोलेंगे, ये आदमी झूठ बोल रहा है? नहीं सर, वो नॉन इनर्शियल फ्रेम का यूज कर रहा है। सो इस आदमी ने कौन सा फ्रेम यूज किया है, नॉन इनर्शियल फ्रेम यूज किया है। कौन सा फ्रेम यूज किया है, नॉन इनर्शियल फ्रेम। सो दिस इज ऑल अबाउट द क्वेश्चन नंबर 9। फटाफट से नोट कर लीजिए, फिर हम आगे बढ़ते हैं। कर लिया नोट? समझ गए ना बातें? सिंपल है ना बहुत ज्यादा? यस। सो ये आपका क्वेश्चन नंबर 9 कंप्लीट हो गया, एंड दिस इज ऑल अबाउट द ऑब्जेक्टिव 2 पार्ट ऑल्सो। तो आई थिंक अभी तुम्हें क्लियर हो गया है, और जो क्वेश्चंस मैं यहां पे कराए वो सब दिमाग में बैठ गए होंगे। फिर भी अगर कोई डाउट है तो वीडियो दोबारा देख सकते हो। वीडियो दोबारा देखने के लिए ज्यादा बेटर रहेगा कि अगर आप वेबसाइट पे हमें ज्वाइन करें, बिकॉज वेबसाइट पे ये सारी की सारी वीडियोस अवेलेबल है एक अरेंज फॉर्मेट में, जैसे कि आपको हर एक वीडियो ढूंढने में कोई दिक्कत नहीं आएगी। एंड डेफिनेटली बहुत ज्यादा टाइम आप लोगों का बचता है, और इस टाइम का यूटिलाइजेशन करोगे एक्स्ट्रा क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करने में, बिकॉज फिजिक्स में तो क्वेश्चन मैटर करता है भाई, है ना। एंड ऑल्दो हर एक पार्ट का, हर एक कोर्स का कंप्लीट डिस्क्रिप्शन भी अवेलेबल है, सो यू कैन जस्ट गो एंड सी, लुक एट दिस पार्ट की क्या है, कितनी इंपॉर्टेंट चीजें तुम्हारे लिए यहां पे हमने प्रोवाइड करा के रखी हुई है, राइट। एंड अपार्ट फ्रॉम दिस, अगर यूट्यूब पे कंटिन्यू कर रहे हो, सो मेक श्योर कि आपको चैनल को सब्सक्राइब करना है, बेल आइकन को दबाना है, सो दैट कोई भी नोटिफिकेशन मिस ना हो। ऐसे बहुत सारे इंपॉर्टेंट अपडेट्स हैं आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम से रिलेटेड जो हम यहां पे प्रोवाइड करा रहे हैं, बट उसके लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन को दबा लेना, एंड यस, इस सेशन को शेयर करो टू द मैक्सिमम नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, सो दैट उनको भी ये बेनिफिट मिल सके जो आप लोगों को मिल रहा है। ओके, सो डोंट फॉरगेट दिस पार्ट। एंड यस, एक और चीज कि अगर फिजिक्स का फील आ रहा है, क्वेश्चन सॉल्व हो रहे हैं, कॉन्सेप्ट समझ आ रहे हैं, सो डोंट फॉरगेट कि सेशन को लाइक जरूर कर देना, राइट। सो दैट्स ऑल फॉर टुडेज क्लास। बाकी की बातें हम अपने अगले सेशन में करेंगे, तब तक अपना ध्यान रखो, पढ़ाई करते रहो। ऑल द वेरी बेस्ट।